आप सभी को नमस्कार, अभिवादन, स्वागत। साथियों, आज आपके साथ एक बहुत ही दुखद विषय पर बात करने के लिए आई हूँ। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महामारी का कहर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अब बुरी खबरों का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आज हतप्रभ हूं कि देहरादून जिला देश के सर्वोच्च 10 जिलों में जो कि हॉट स्पॉट्स हैं उसमें आ गया है। स्प्रेडर हैं, सुपर स्प्रेडर हैं संक्रमण के मामले में, उसमें देश के 10 टॉप 10 जिलों में देहरादून शुमार हो गया है। एक दिन में 3 से 4 हजार संक्रमित मरीज जो हैं लगातार यहां से निकल रहे हैं। अब चिंता का विषय ये है कि ये ग्रामीण अंचलों में भी पांव पसारने लगा है। पहले केवल 4 जिलों के ऊपर दबाव था। अगर हम देखें तो सिर्फ देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, इनमें दबाव बहुत ज्यादा था संक्रमित मरीजों का, और मौतों का आंकड़ा यहां से सबसे ज्यादा आ रहा था। लेकिन अब आप देखिए कि चाहे वो पौड़ी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, अल्मोड़ा जिला हो, कोई जिला अब अछूता नहीं रहा और लगातार यहाँ आंकड़े बढ़ते ही चले जा रहे हैं। चिंता का विषय इसलिए ज्यादा है कि देहरादून और हल्द्वानी में या हरिद्वार में फिर भी कमोबेश इंफ्रास्ट्रक्चर था, डॉक्टर्स, नर्सेस थे, ऑक्सीजन सप्लाई हो जा रही थी। चाहे वो नाकाफी है, चाहे वो जिस हिसाब से व्यापकता है इस बीमारी की उसके तुलना में नाकाफी है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत यहाँ था देहरादून में और हल्द्वानी में। लेकिन अगर पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में, चमोली में, अल्मोड़ा में, जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें पैर बहुत तेजी से पसार रहा है, तो वहां तो हमारे पास डॉक्टर्स भी नहीं है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, आईसीयू बेड नहीं है। ऐसे में हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। मेरा आज यहाँ पर विषय बात करने का, आपने देखा होगा मैंने टॉपिक दिया है कि क्या हम लोग गिद्ध हैं। वल्चर्स भी ऐसा नहीं करते साथियों, गिद्ध भी ऐसा नहीं करते जैसा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो कुछ लोग हैं जो इंसानियत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं, गौरवान्वित कर रहे हैं इंसानियत को, मानवता को। वहीं दूसरी ओर एक अजीब सा मंजर देखने को मिल रहा है कि जो इंजेक्शन में कमा पा रहा है वो उसमें कमा रहा है, जो दवाई में कमा सकता है वो दवाई में कमा रहा है, जो फल में, फ्रूट में, सब्जी में, दालों में कमा सकता है वो वहीं अपना 40 रुपए का कागजी नींबू बेच रहा है, जब उसने सुना कि ये जो है विटामिन सी की कमी से हो रहा है या विटामिन सी इसमें खाना चाहिए। और नींबू की जब लोगों ने डिमांड करी तो नींबू ही यहाँ 40 रुपए में बिकने लगा, एक पीस नींबू। यहाँ कीवी 40 रुपए में बिकने लगी। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी होने लगी। यहाँ रेमडेसिविर में जो इंजेक्शन है वो 40-40 हजार में बिकने लगा, 3,000, 2,500 का एक इंजेक्शन। एक इंजेक्शन जिसका मैं अभी नाम भूल रही हूँ साथियों, 25,000 या 30,000 उसकी कॉस्ट थी। 1.25 लाख में मेरी परिचित ने खरीदा, इंदौर से मंगवाया फ्लाइट से। तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाला, जो शमशान की लकड़ी वाला है वो वही फायदा उठा रहा है, जो टैक्सी वाला है, जो एम्बुलेंस वाला है, उसने 80,000 रुपया 3 किलोमीटर शव को ले जाने के लिए 80,000 रुपया यहाँ हरिद्वार के अंदर एक एम्बुलेंस ने चार्ज कर दिया। आप सोच के भी मन डरता है कि लोगों की मजबूरी में जब आपको उनके ऊपर रहम आना चाहिए, उनके ऊपर दया आनी चाहिए, या आपकी तरफ से एक सहयोग का हाथ उनके लिए बढ़ना चाहिए, ऐसे में आप उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर इस आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों को गिद्ध ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए। गिद्ध के अलावा कोई और शब्द मेरे मन मस्तिष्क में ऐसे लोगों के लिए आ नहीं रहा है जो लगातार कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स को अपने घर में इसलिए रख ले रहे हैं कि शायद कल या परसों हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। आज कोई आपके इस ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से मर जाए वो आपको बर्दाश्त है, लेकिन आपको क्योंकि अपनी जिंदगी या अपने परिजनों की जिंदगी इतनी प्यारी है कि कल जो आपने देखा भी नहीं, जिस भविष्य का आपको पता भी नहीं कि आपको उस ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, आप उसको स्टोरेज करके घर में रख ले रहे हैं और लगातार कमी आ रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। स्थितियां भयावह होती चली जा रही हैं। मैंने आज भी तमाम जिनमें डिबेट्स में मैं जुड़ी थी चैनलों के माध्यम से, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि अब इस उत्तराखंड पर रहम खाइए, इसको एक पूर्णकालिक स्वास्थ्य मंत्री दीजिए। बहुत जरूरत है उस विभाग को एक स्वास्थ्य मंत्री की,
दूसरा, एक एक्सपर्ट पैनल जो अब इस राज्य को दिशा और दशा दे सके ऐसा बनाइए, चाहे वो विपक्षी दलों के नेता हों, चाहे वो सामाजिक सेक्टर में काम करने वाले बुद्धिजीवी लोग हों, चाहे इकोनॉमिक सेक्टर। हमारे उत्तराखंड के लोगों ने तो गौरवान्वित किया है, पूरे देश विदेश में हमको परचम लहराया है। इतने बढ़िया बेस्ट ऑफ ब्रेन्स हैं हमारे पास, बढ़िया दिमाग है हमारे पास। उनके साथ वर्चुअल बैठक करिए ना, उन सबको फोन कॉल करके एक पटल पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाइए और आगे की रणनीति तैयार करिए, क्योंकि आज तक की आपकी जो रणनीति थी वो फेल हो चुकी है। यू नीड टू वर्क ऑन प्लान बी नाउ। अब आपको प्लान बी पे काम करना है, दूसरी रणनीति तैयार करनी है। ऐसे बहुत से लोग हैं, कई लोग भाई अनूप नौटियाल की पैरवी कर रहे हैं कि उनको एडवाइजरी कमेटी में लिया जाना चाहिए। मैं भी पैरवी करती हूँ कि जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या जिनको स्ट्रेटेजिकली या टेक्निकली जिनको दिमाग है इस दिशा में आउट ऑफ द बॉक्स, वो कुछ अपना योगदान दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, तो क्यों नहीं राज्य सरकार इस वक्त सहयोग ले रही है? आखिर कौन से रेनी डे के लिए आपने संभाल के रखा हुआ है सब कुछ? कोई तो अंतिम विकल्प आपने सोचा होगा, उस विकल्प को बाहर निकालने की जरूरत है। अब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, सब जगह चिताओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ देहरादून के अंदर बुरा हाल है लोगों का, लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं। ये मौतें सब सिस्टम की मौतें हैं। ये सिस्टम मर रहा है, धीरे धीरे दम घुट रहा है सिस्टम का, और वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है लोगों को वो एमिनिटीज, वो सुविधाएं जिसके लिए लोगों ने साल दर साल टैक्स भरा। इसलिए अब कृपया करिए और एक एक्सपर्ट पैनल, एक एडवाइजरी कमेटी बनाइए जहां आप सारे बुद्धिजीवी लोगों को एक पटल पर लाकर एक आगे के निर्णय ले सकें, क्योंकि आपका ये कर्फ्यू, आपका ये पार्शियल कर्फ्यू फेल हो चुका है। कहीं कर्फ्यू जैसा मंजर पूरे उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। आपने क्योंकि उसको सख्ती से इम्पोज नहीं कराया, या तो आप धारा 144 लगाते या आप सीधे पूर्ण लॉकडाउन करते। हर प्रदेश की अपनी अलग नीड्स हैं, हर प्रदेश की अपनी जरूरतें हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सारे राज्यों से कह दिया कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के रूप में सोचिए। क्यों? आपने आखिरी विकल्प के रूप में सोचा था क्या पिछले साल तो स्थितियां इतनी भयावह भी नहीं थी, इतनी चिंताजनक थी ही नहीं। आपने आनन फानन में आव देखा ना ताव देखा, आपने पूरे राष्ट्र को झोंक दिया। लॉकडाउन में आपने मजदूरों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे पेट चलने के लिए छोड़ दिया, हजारों किलोमीटर। तब आपने इसको अपने पहले विकल्प के रूप में रखा लॉकडाउन को। अब आप मन की बात में कहते हैं कि राज्यों को मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि इसको अपने आखिरी विकल्प के रूप में रखिए। वाह भाई वाह, स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, चिंतनीय हो रही हैं, खतरनाक हो रही हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है रेखा, और आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के रूप में सोचिए। मजाक बना रखा है आप लोगों ने। लगातार नोडल ऑफिसर्स के टेलीफोन ना उठाने की कंप्लेंट्स आ रही हैं, वहां कोई सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। आम जनता से जब आप चालान कर रहे हैं मास्क को लेकर, तमाम गाइडलाइंस की अवहेलना को लेकर, या उनके जो वो लोग पालन नहीं कर रहे हैं एसओपीज का, गाइडलाइंस का, उनसे तो चालान आप कर रहे हैं। लेकिन जब आप जनता को मुहैया नहीं करा रहे हैं वो सारी जरूरतें, सारी सुविधाएं, ऐसे में आपके ऊपर क्या कार्रवाई बनती है मेरी सरकार? जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। और उन तमाम लोगों से जो गिद्ध प्रवृत्ति के हो चुके हैं, जो लोगों को इस समय नोच खसोट रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि इसके पास जितना है उतना भी मैं छीन लूं, तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कुछ तो शर्म भी कर लो और कुछ अपने अगले जन्म के लिए पुण्य भी कमा लो, कुछ ऊपर वाले से डरो। आज किस तरह से गोरख धंधा फैला हुआ है। बाजार में चले जाइए तो बाजार वाला लूट रहा है, शमशान चले जाइए तो वो लूट रहा है, अस्पताल चले जाइए तो वो लूट रहा है, दवाई वाले के पास चले जाइए तो वो लूट रहा है। हम किस नैतिक पतन की ओर हमारा समाज जा रहा है, किस ओर हम जा रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है कि इतने सालों में हमने कुछ कमाया भी एक राष्ट्र के नाम पर, या हम भ्रष्ट से भ्रष्टतम होते चले जा रहे हैं, हम गिद्ध होते चले जा रहे हैं। साथियों, शुभ रात्रि, नमस्कार।